हेलो फ्रेंड्स, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्काउंट के सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। इससे रिलेटेड मैंने होमवर्क में सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिए थे आपको, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन 12। हालांकि क्वेश्चन बड़ा टिपिकल था, थोड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन की भी इसमें ज़रूरत थी। क्वेश्चन नंबर 11 तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कर लिया है। 12 में बहुत सारे बच्चों का डाउट्स है, तो इसलिए आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन की भी आज बात करेंगे। चलिए पहले बुक खोलिए और निकालिए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12 कह रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दीक्षित एंड सन्स। ठीक है, ट्रांजेक्शन तो सिर्फ 4 है, लेकिन हाँ एक से बढ़कर एक। फर्स्टली कह रहा है सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 62,000 for 60,000। ठीक, आइए पहले हम लोग फॉर्मेट खींच लेते हैं। ये हमने खींचे जर्नल एंट्रीज। लीजिए जी, फॉर्मेट हो गया। आइए डेट, पर्टिकुलर्स, एक LFKD खींचना होगा। LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। ठीक, आइए पहला ट्रांजेक्शन आसान है। कह रहे गुड्स हमने सेल किया दिलीप को, 62,000 लिस्ट प्राइस था और उसको बेचा कितने में, 60,000 में। यानी अंडरस्टूड है 2,000 रुपए का आपका डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट ट्रेड है या कैश है, तो एक बात क्लियर है ट्रांजेक्शन की, बताइए ट्रांजेक्शन क्रेडिट में या कैश में? तो निश्चित रूप से क्रेडिट में। तो क्रेडिट में बताइए क्या कैश डिस्काउंट दिया जा सकता है? नो। तो अंडरस्टूड है कि बताइए कौन सा डिस्काउंट होगा, ये होगा ट्रेड डिस्काउंट। तो इसी बेस पे आइए, एंट्री बहुत आसान है। मार्च 2 का बताइए दिलीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, नॉर्मल सेल की एंट्री है। यहाँ रुपीज भी लिख लेंगे जरूर से, रुपीज। बताइए कितना, 60,000 और 60,000 being sold goods to दिल्ली। चलिए हो गया, आगे बढ़ो। एक मार्च 16 को क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख फ्रॉम हरियन कंपनी। ठीक, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% डिस्काउंट। अब देखिए परचेज किया हमने, 2 लाख की कॉस्टिंग है यानी लागत, लेकिन उसमें 75% इमीडिएटली हमने पेमेंट कर दिया, चेक का मतलब बैंक अकाउंट से, और 4% डिस्काउंट अवेल किया। तो देखिए इसमें ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ किसकी है, कैश डिस्काउंट की बात है। तो आइए इसका वर्किंग नोट कर लें। वर्किंग नोट नंबर 1, परचेज फ्रॉम, किसका, हरियन कंपनी का है, हरियन कंपनी। देखिए ध्यान से, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है इसका 2 लाख। तो इस 2 लाख में से कैश कितना और क्रेडिट कितना, तो बोला ना 75%, तो अंडरस्टूड है क्रेडिट 25% हो जाएगा। ठीक, 75% तो 2 लाख इंटू 75% अगर निकालें तो हाउ मच
ये हो जाएगा आपका 1,50,000। 1,50,000। तो क्रेडिट निश्चित रूप से बताइए कितना हो जाएगा, 2 लाख माइनस 1,50,000 इक्वल टू 50,000। ठीक है, हालांकि क्रेडिट का हमें कुछ करना नहीं है। अब इसमें से आप क्या करेंगे, लेस कीजिए कैश डिस्काउंट एट द रेट 4%। कितना आएगा, 1,50,000 इंटू 4/100 इंटू 4%, ये 6,000। तो इस तरह से बताइए परचेज किया है तो नेट कैश पेड, कैश नहीं चेक से पेड किया ना, तो चेक वर्ड यूज कर लीजिएगा, नेट पेड बाय चेक कितना, तो 1,44,000। ट्रेड डिस्काउंट की इसमें कोई बात नहीं है, तो हमने कैश डिस्काउंट का इफेक्ट देखा। आइए इसी को अब हम एंट्री में डालें, सब नोट करते चलेंगे बच्चे। आइए देखिए, मार्च 16 की कहानी है। तो सबसे पहले किसको बेचा आपने, सॉरी परचेज किया आपने हरी से, कुछ कैश और कुछ क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो हो ही जाएगा। टू कैश अकाउंट, जितना कैश है उसमें 2 डिस्काउंट रिसीट भी है। और 2 जितना क्रेडिट के लिए हरियन कंपनी अकाउंट। आइए देखिए ध्यान से, परचेज कितना हुआ था, तो परचेज हुआ था 2 लाख। उस 2 लाख में 1,44,000 आपके जेब से गया, और फिर गलती हो रही है, कैश की आदत सी पड़ी हुई है, चेक की जगह हम लोग बताइए क्या लिखेंगे, बैंक। ठीक, इसके बाद यहाँ 6,000 डिस्काउंट का और हरियन कंपनी का क्रेडिट कितना था 50,000, मिला के 2 लाख हो जाएगा। बीइंग परचेज फ्रॉम हरियन कंपनी। शॉर्टली लिख रहा हूं, डिटेल आप लिख सकते हैं नरेशन में। लीजिए जी, 2 एंट्री हो गया। थर्ड वन आइए, कह रहे 20 मार्च को सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 40,000 at 25% profit, allowing 10% trade discount, 10% cash discount, receive 80% payment immediately by check। बाकी सब बात तो आपकी वैसे ही है जैसे पहले से थी। एक नई बात इसमें सिर्फ ये है, नंबर 2, कि इन्होंने बताया कॉस्ट लिया है, हमारा जो सेल है उसका कॉस्ट है गुड्स का 40,000, उसमें मैं 25% प्रॉफिट लिया। तो ठीक है जी, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन घुसाया। एक नॉर्मल बिजनेसमैन बताइए, पहले परचेज करता है, वो उसकी कॉस्टिंग होती है, और उसमें कोई क्या करता है, कुछ प्रॉफिट ऐड करता है, उसके बाद उसको सेल करता है। तो वही चीज इसमें बताया है, सोल्ड टू विशाल ट्रेडर्स, सोल्ड टू विशाल ट्रेडर्स। चलिए सबसे पहले बताया ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना 40,000। तो लीजिए जी, हमने 40,000 ले लिया। इसमें क्या करना चाहिए, पहले प्लस करना चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट एट द रेट 25%। तो देखिए कितना हो जाएगा, 40,000 का 25%, ये हो जाएगा 10,000। 10,000 इस तरह से बताइए 50,000 हो गया आपका सेलिंग प्राइस।
अभी सेलिंग प्राइस में फिर बोला कि लेस करो ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। 10% तो आसान है, 50,000 का 10% ये कितना हो जाएगा 5,000। अब कितना आया 45,000। अब इसके बाद बोला कि 10% कैश डिस्काउंट भी है, लेकिन पेमेंट कितना रिसीव हुआ 80%। तो फिर बंटवारा, हमने बंटवारा किया 80% कैश चेक कोई बात, और 20% क्या हो गया क्रेडिट। ठीक, तो निकालें 45,000 इंटू 80/100, बताओ कितना आएगा 45,000 इंटू 80% 36,000, और यहाँ पे हो जाएगा फिर 45,000 माइनस 36,000 इक्वल टू ये हो जाएगा 9,000। ठीक, आप बताइए कैश डिस्काउंट किसके मिलेगा 80% पे, तो यहां लेंगे लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट 10%। फिर आसान है 36,000 इंटू 10/100 कितना आ जाएगा 3,600। इस तरह से नेट रिसीव्ड कितना होगा, बाई चेक हुआ है 36,000 माइनस 3,600 32,400, ये नेट रिसीव्ड है। और कैश डिस्काउंट कितना हो गया 3,600, क्रेडिट कितना हो गया 9,000। चलिए ध्यान से नोट कर ले, बस आपका ये एक स्टेप बस ये बढ़ा दिया था, बाकी सब तो वही। तो नोट कर ले इसे, हो गई नोटिंग। तो आइए एंट्री कर ले। 22 सेल की एंट्री है, किसको सेल किया है विशाल ट्रेडर्स को, कुछ कैश में और कुछ क्रेडिट में। तो पहले लिखते कैश चेक से किया है ना, पेमेंट कैसे आया है, पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक आया है। तो बताइए चेक के लिए क्या वर्ड यूज करें बैंक, तो आइए बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट, अलाउड अकाउंट डेबिट टू, सॉरी पहले क्रेडिट वाला भी होगा ना, क्रेडिट भी है तो इसमें टू, पहले विशाल एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, अमाउंट ध्यान से देख ले एक बार, यहाँ वर्किंग नोट किया, कैश यानी बैंक में आएगा 32,400 3600, 32,400 3600, और यहाँ विशाल एंड ब्रदर्स में 9,000। और इस तरह से बताइए कितना आ जाएगा 45,000। बस बीइंग सोल्ड टू विशाल एंड ब्रदर्स। लीजिए जी बन गया। यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, CF एक एंट्री चुकी रह रहा है 2,60,000 प्लस 45,000 3,05,000 3,05,000। लीजिए नोट कर ले पहले इसको,
थर्ड एंट्री में दिक्कत नहीं, सिर्फ एक बोल रहा था कि वो पहले डायरेक्ट सेल प्राइस रहता था, इस बार क्या बोला, कॉस्ट में आपने प्रॉफिट जोड़ना था। ठीक है जी, जोड़ दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन घुसाया। 26 को बोले, देखिए क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग 50,000 एट 40% प्रॉफिट, allowing 10% trade discount, 5% cash discount. Bridge and company paid the full amount by the check and availed cash discount. ठीक है जी, इसमें 80% 60 नहीं, सच पूछे तो ये केस और आसान है। तो आइए पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लें। तो आइए नंबर 3, सोल्ड टू ब्रिज एंड कंपनी, sold to Bridge and Company, cost price 50,000, इसमें ऐड किया प्रॉफिट कितना 40%, कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट ले रहा है 40%, 50,000 इंटू 40/100, बताइए कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 40%, 20,000। इस तरह से बताइए, सेलिंग प्राइस निकल गया 70,000, ये हो गया सेलिंग प्राइस। इसके बाद इसमें लेस कीजिए क्या, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, ट्रेड डिस्काउंट किस रेट से है, 10%, बताइए कितना हो जाएगा ये, 70,000 इंटू 10/100, 7,000। ये अगर देखें तो 63,000। अब इसमें लेस कीजिए कैश डिस्काउंट, बोला कि 5% से कैश डिस्काउंट कर दो और जितना आएगा वो पूरा फुल पेमेंट हम मिल गया हमें बाई चेक। ठीक है जी, तो वो बंटवारा करने की जरूरत नहीं, कितना कैश कितना क्रेडिट, पूरा फुल पेमेंट होने वाला है। तो आइए 63,000 इंटू 5/100, 63,000 इंटू 5% कितना होगा, 3,150। इस तरह बताइए नेट रिसीव्ड कितना हो जाएगा, नेट रिसीव्ड कितना, तो इसमें से घटा दे 63,000 में से 3150, 59850, लीजिए जी इतना नेट रिसीव्ड है। तो इसका मतलब 63 डिस्काउंट 3150, बस एंट्री कर लीजिए। अब आइए, यहाँ तो जगह फुल है तो एक और बना लेंगे। एक ही एंट्री करना है। पहले बताइए क्या करना चाहिए, BF बताइए कितना था, तो 3,05,000, 3,05,000, 3,05,000। अब इसके बाद एंट्री बनाइए 2018 मार्च कब 26, बताइए सेल की एंट्री है, क्रेडिट कोई रहा क्या, नो, सारे कैश में हो गए। तो लिख सकते हैं कैश का मतलब पेमेंट कैसे आया, चेक से आया है, तो चेक से आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
आइए ध्यान से देखिए, सेल तो 63,000 का था और 59,850 बैंक में इंजेक्ट आया था और डिस्काउंट कितना आया था? तो देखिए ध्यान से, डिस्काउंट ये नहीं है, एक और आगे बढ़े, 59,850 और 3150, डिस्काउंट कितना है? 3150। तो यहाँ लिखा हमने डिस्काउंट में 3150 और ये तीनों जोड़ेंगे तो देखिएगा 63,000 आ जाएगा, ये दोनों जोड़िएगा 63 आ जाएगा। बस बीइंग सोल्ड टू ब्रिज एंड कंपनी एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। ठीक, चलिए बस हो गया, पैकअप। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। यहाँ हम क्या करते हैं, टोटल तो लीजिए 3,05,000 में प्लस कर देंगे 63,000 को, तो यहाँ आएगा 3,68,000। 3,68,000। बस जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। आइए जल्दी जल्दी इसको नोट कर लें। तो थोड़ा बहुत कॉस्टिंग का प्रॉफिट में ऐड करने का मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा डाल दिया था, बस बाकी और नई बात नहीं थी, लास्ट क्लास की बात थी। हो गया जी। तो चलिए, ये है हम लोगों का कुछ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। लंबा टॉपिक है और थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है, इसलिए थोड़ी सावधानी से आपने करनी है टॉपिक। चलिए आइए, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करें। आइए हेडिंग डालिए आज, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेते जाऊंगा और उसको आपने ध्यान से देखते जाना है, बहुत आसान होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। कैश का सब्स्टिट्यूट हो जाता है वर्ड बैंक जब पेमेंट देना या लेना अगर चेक के थ्रू होता है। और आज के दिन में अगर देखा जाए तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन वो बैंकिंग चैनल से ही हो रहे हैं, चेक या नेट बैंकिंग से हो रहे हैं। तो इसीलिए एंट्री में कैश की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा? बैंक वर्ड होगा। इतनी बात अगर समझ गए तो 70% डिस्कशन तो खत्म, और कुछ ज्यादा डिस्कशन है नहीं। कि यदि कोई पेमेंट दिया या लिया गया चेक के थ्रू, तो कैश की जगह सिर्फ आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बैंक वर्ड यूज करेंगे। समझ आई बात? तो आइए, जैसे मैं शुरू कर रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल 1, दो तरह का एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा। पेड टू राम इन कैश ₹5,000 और एक तरफ है पेड टू राम बाय चेक ₹5,000। देखिए वर्ड क्या आ गया फर्क? एक तरफ कैश और एक तरफ क्या आ गया? एक तरफ आ गया चेक। तो जब कैश आया तो पेड टू राम है, तो निश्चित रूप से बताइए यहाँ पे क्या एंट्री आप कीजिएगा? यहाँ पे एंट्री कीजिएगा राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 5,000। मैं सिर्फ एंट्री बता रहा हूँ, नरेशन वगैरह डेट वगैरह नहीं, सिर्फ एंट्री को फोकस करेंगे। ठीक है जी, ऐसा करते आए हैं। जैसे ही वर्ड आ गया आपका चेक, तो चेक से तुरंत एंट्री बदलेगा आपका राम्स अकाउंट डेबिट टू
चेक की जगह बताइए, कैश की जगह क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 5,000। तो मैं यहां इस एंट्रीज के थ्रू यही बताना चाहता हूं कि यदि पेमेंट आया या गया कैश की जगह चेक, तो वर्ड भी कैश की जगह क्या हो जाता है, बैंक। ठीक है जी। बाकी दोनों का वेटेज अगर देखें, पैसा आप हमें कैश में दो या चेक से दो, दोनों में बताइए रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ, आपका पेड हुआ या नहीं हुआ। पैसे तो आए और गए जरूर है, तो इसलिए देखा जाएगा तो आपके अकाउंटिंग में वेटेज दोनों का लगभग बराबर होता है, बस वर्डिंग्स का फर्क है, एक तरफ कैश और एक तरफ बैंक हो जाता है। ठीक है जी। दूसरा अकाउंट का नेचर भी बदलता है, कैश रियल अकाउंट होता है और बैंक पर्सनल अकाउंट होता है। इसका मतलब पैसा किसको मिला होगा, बैंक को, हमारा जिसमें अकाउंट होगा वहां चला जाता है। आइए एग्जाम्पल 2। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल 2 में हमने लिखा चेक या थोड़ा पहले सिंपल वाला करवाते हैं आपको, पहले आइए थोड़ा सिंपल वाला देखिए। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज लिख दिया 10,000। ठीक है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 10,000। अब देखिए वर्ड है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 10,000, व्हाट इट मींस, इसका मतलब आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करा, तो यहाँ बैंक बताइए क्या हो गया, रिसीवर, पैसा मिल रहा है बैंक को, और आपका कैश बताइए क्या हो रहा है, जा रहा है। भले ही आपके खाते में जा रहा हो, भले ही आपके बैंक में जा रहा हो, लेकिन बताइए कैश का बिजनेस से जाना हुआ और रिसीवर कौन है, बैंक। वही रूल लगाना है। बैंक क्या कहेगा, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, और कैश रियल अकाउंट, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, वही रूल लगाना है। और इस बेस पे बताइए इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। बस मैं एंट्री बताते चलूंगा, नरेशन वगैरह वो तो आपको पता ही है, जो क्वेश्चन है वही कॉपी होगा। अभी सिर्फ मैं एंट्री को फोकस कर रहा हूं। एंट्री क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नोट करते चलिएगा। आइए आगे बढ़े। एग्जाम्पल 3, इसी को जरा एक लिखने का तरीका अलग होता है। ओपन बैंक अकाउंट, या वर्ड यूज कर सकता है करेंट अकाउंट। अकाउंट आपके जो बैंक में खोले जाते हैं, नॉर्मली देखा जाए तो दो तरह का अकाउंट होता है। एक आपका करेंट अकाउंट होता है जो बिजनेस से प्योरली रिलेटेड होता है। बिजनेस जब भी अपना बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं वो करेंट अकाउंट होता है, डेली पैसा डालना निकालना हो जाता है। इसमें इंटरेस्ट ना के बराबर, इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं, उल्टे बैंक चार्ज करती है कुछ। और एक हम अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो सेविंग अकाउंट नॉर्मली हमेशा पर्सनल घर के लिए होता है। घर वाले अपना जमा करते हैं कुछ पैसा बैंक में, जिसको बचत खाता बोलते हैं, तो वो निश्चित रूप से ज्यादातर किससे रिलेटेड होता है, वो घर से रिलेटेड, पर्सनल रिलेटेड। बिजनेस से रिलेटेड बैंक अकाउंट वो कौन सा होता है, करेंट अकाउंट। तो कभी क्वेश्चन में बैंक अकाउंट या कभी क्वेश्चन में करेंट अकाउंट लिखेगा। इसके अलावा एक फिक्स डिपॉजिट भी होता है, ठीक है, वो भी बैंक में जमा होता है। वो दोनों कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं और घर भी कर सकता है। तो अभी हमने कहा ओपन बैंक अकाउंट, या लिखेगा ओपन करेंट अकाउंट विथ रुपीज 20,000। अब देखिए कहा ओपन बैंक अकाउंट विथ रुपीज 20,000। इसका मतलब क्या, बैंक में हमने खाता खुलवाया, तो खाता कैसे खुलेगा, वो पैसा देकर खुलेगा या लेकर खुलेगा,
निश्चित पैसे जमा होंगे। इसका मतलब फिर बताइए क्या हुआ होगा यहाँ, तो एंट्री में बैंक के पास पैसा गया होगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000 लीजिए जी। ठीक है जी, आइए आगे बढ़े। एग्जाम्पल 4 देखिए, कैश withdrew from बैंक, कैश withdrew from बैंक ₹8,000। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ, बैंक से आपने पैसे निकाले, जमा कराते तो छोड़ तो नहीं थे, कभी जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे भी। तो यदि विड्रॉ किया आपने तो बताइए कैश आया गया, इस बार कैश आया, और देने वाला कौन, देने वाला बैंक, इसलिए बताइए क्या एंट्री करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बैंक समझो एक राम है, पर्सन है। तो बताइए राम से अगर लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब आप कौन आ गया है, बैंक आ गया है, तो वही रूल अप्लाई कर रहे हैं। कोई नई बात यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी तक तो नहीं हो रही है। आइए ठीक है जी, एक और एंट्री, एग्जाम्पल 5, कैश withdrew for personal use ₹2,000। यहाँ पे जोड़ दीजिएगा फ्रॉम बैंक, ठीक है लिख देते हैं, रुकिए। कैश withdrew from बैंक for personal use ₹2,000। तो देखिए अब कैश विड्रॉ हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देते, लेकिन बताइए क्या बिजनेस के लिए स्पेशली क्वेश्चन ने बोल दिया कि वो पर्सनल यूज, और जैसे ही वर्ड बताइए पर्सनल यूज होता है तो क्या होता है, ड्राइंग्स। तो देखिए अपने गले से पैसा निकालेंगे तो ड्राइंग्स टू कैश, और अपने बिजनेस के बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। तो आइए लिख लीजिएगा यहाँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताइए समझ आ रही है बात। आइए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एंट्री कहां तक हो गया था, 5 तक। एग्जाम्पल 6 को ध्यान से देखिएगा, मैं डेट के साथ थोड़ा बात करूंगा, जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं 1 मई 2020, 1 मई 2020 check received from Sohan and बीच में घुसा दे, ₹4
15,000 and deposited into बैंक। ठीक, लिखें चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन फॉर रुपीज 15,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहानी कब की है? 1 मई की है। तो सोहन से आपको चेक मिला और चेक सीधा कहां जमा हो गया? बैंक में जमा हो गया। इसलिए बताइए रिसीवर बैंक हो गए, हम तो मीडिएटर ही रहे, रिसीवर बैंक और देने वाला कौन? सोहन। तो इसलिए बताइए क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 15,000 दैट्स इट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चेक मिला और उसी दिन हमने बैंक में जमा करा दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं 7 करने जा रहा हूं, स्टार लगा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। आप जो चेक रिसीव करते हैं क्या जरूरी है कि सेम डे उसको बैंक में डिपॉजिट कर ही दें? नहीं, हालांकि हमें जल्दी रहती है, जल्द से जल्द बैंक में डालेंगे, इन कैश होगा, पैसे आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन शाम को मान लीजिए चेक मिला, बैंक उस दिन हो सकता है ऑफ हो चुका है या कुछ स्टाफ नहीं, आप जा नहीं पाए, तो उसको नेक्स्ट डे, कई बार तो होता है नेक्स्ट डे भी छुट्टी है तो 2 दिन बाद आप उसको जमा कराते हैं बैंक में। इज इट पॉसिबल और नॉट? हो सकता है। तो उसी बेस पे देखिए एक एग्जांपल है। ठीक है, मैं इसको चाहता हूं कि जगह थोड़ा कम पड़ेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, यहां पे रखता हूं। एग्जांपल 7 था, देखिए यहां से स्टार लगा दिया। मान लीजिए 1 मई 2020 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम रोहन for rupees 12,000। ठीक, और साथ ही साथ दिया हुआ है 3 मई 2020 रोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। रोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन की सीक्वेंस ही आपको क्लियर है, दोनों बात लिखी हुई है कि 1 मई को चेक मिला है रोहन का, लेकिन वो चेक बताओ बैंक में कब डिपॉजिट हुआ है? तो 3 मई 2020 को। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि आपकी जर्नल जो बनती है वो डेली बेसिस पे बनती है, डेली होती है। अब डेली होती है तो इसीलिए बताइए जो इसका जर्नल एंट्रीज आपका चल रहा होगा 2020, बताइए एक तो मई 1 का भी होगा और एक आपका, ध्यान से पहले नोटिंग रुक जाइए, मई 3 का भी होगा। अब सबसे पहले मई 1 पे सोचिए कि चेक मिला रोहन से और आपको क्लियर है बताइए 1 तारीख को क्या वो बैंक में गया? नहीं, बैंक में क्लियरली क्वेश्चन से पता चला कि डिपॉजिट 3 तारीख को हुआ है। तो क्या 1 मई को ही ये लिख सकते हैं कि हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप अभी नहीं लिखेंगे, रोहन अकाउंट 12,000। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? नो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। बैंक को तो मिला ही नहीं, वो तो मिला है 3 तारीख को। हम लोग एंट्री किस दिन कर रहे हैं? 1 मई को, 1 तारीख को। तो उस दिन बैंक के पास गया ही नहीं है। हर एंट्री कुछ कहता है। अगर बैंक रोहन लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया कि वो बैंक रिसीव कर चुका, जबकि बताइए 1 मई को क्या रिसीव हुआ? नहीं। तो ऐसी स्थिति में बताइए चेक अभी भी हमारे पास है, तो आपके पास है, जो कि कैश तो सच पूछे तो बैंक में जाकर ही होगा, लेकिन वो चेक अभी हमारे हाथ में है।
तो इसके लिए एक टेम्पोररी एंट्री हम वर्ड यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे हम लोग बैंक ना लिखकर, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक वर्ड हम यूज करेंगे चेक इन हैंड। क्या वर्ड यूज करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट, ध्यान से देखिएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। रोहन देने वाला और पाने वाला भी चेक हाथ में ही है। ठीक है जी। अब 3 तारीख को यही चेक बैंक में जाएगा। रोहन दूसरा चेक अब नहीं देगा, रोहन तो दे चुका। अब यही चेक बैंक में जाएगा, तो बैंक पाने वाली और जा क्या रहा है? वही जो चेक इन हैंड है वही जा रहा है। तो जिस दिन आपका चेक बैंक में जमा होगा उस दिन एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 12,000। अगर मैं यार रोहन लिख दूं तो रोहन 2 बार पे कर दिया, फिर क्या? नहीं, वो तो एक ही बार किया। तो ये एक तरह से टेम्पोररी एंट्री है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप समझ पाए तो ये जो दोनों है, ये डेबिट क्रेडिट आपस में कट जाएगा। डेबिट का उल्टा होता है क्रेडिट, तो आपस में ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये प्लस माइनस, ये डेबिट क्रेडिट दोनों आपस में कट जाएगा। फाइनली इन 2 एंट्री का कंबाइंड इफेक्ट देखिए, नेट में क्या बचेगा? तो बचेगा, ध्यान से देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। बताइए यही चाहिए था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या है कि रोजनाम चार्ट जर्नल तो डेली रोज होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम फर्स्ट ऑफ मई को नहीं कह सकते थे बैंक टू रोहन, उस दिन बैंक के पास नहीं गया था, वो एंट्री गलत हो जाएगी। तो इसलिए टेम्पोररी एंट्री चेक इन हैंड लिखते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो ध्यान से इसे नोट करेंगे। हाँ, कुछ लोग ये चेक की जगह कैश भी लिख देते हैं। चेक की जगह कुछ लोग कैश भी लिख देते हैं, बट मेरा ओपिनियन हमेशा रहता है कि आप चेक इन हैंड लिखो, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, टेम्पोररी हाथ में है वो पैसा, वो चेक हाथ में है। कैश तो वाइड वर्ड है, आप एंट्री देख के ना समझ पाओ कहीं कि अच्छा ये नॉर्मल कैश है या चेक इन हैंड वाला है। तो इसलिए ज्यादा बेहतर कौन सा होगा? चेक इन हैंड। लेकिन अगर कोई इसकी जगह कैश यूज कर रहा है तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे, वो भी सही है। तो फिर अगर यहाँ कैश लिखें तो बताइए यहां भी क्या हो जाएगा? यहां भी कैश हो जाएगा। ऊपर अगर चेक इन हैंड तो नीचे भी चेक इन हैंड, ऊपर अगर कैश तो नीचे भी कैश लिखा जाएगा। दोनों में से कोई वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन बताइए बेहतर कौन सा वर्ड होगा? बेहतर होगा चेक इन हैंड। पर ऐसी गलती ना करें, ऊपर कैश यूज कर लो नीचे चेक इन हैंड, तब तो बलंडर गलती हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखेंगे, ऊपर अगर चेक इन हैंड लिखा तो नीचे भी चेक इन हैंड, ऊपर अगर कैश लिखा तो नीचे भी कैश। और आप हमेशा कौन सा यूज करें? चेक इन हैंड। कैश में इसलिए बता देता हूं कि कोई दूसरे बुक में देख लिया, कोई दूसरा बच्चा अगर कैश से लिखा हो तो आप उससे लड़ने मतलब ना तुमने गलत किया है, तुम तो चेक इन हैंड लिखना चाहिए था। नो नो नो, वो भी सही है, आप भी सही है। ठीक, तो बताइए ये एंट्री समझ में आई? चलिए आगे बढ़े। नोट कर लिया आप लोगों ने? आइए इसी को थोड़ा और डिटेल करते हैं। एग्जाम्पल 8। देखिए 1 मई को 2020, मैं उसी एंट्री को ले रहा हूं फिर से। चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड फ्रॉम रोहन रुपीज 12,000। 3rd of May को 2020 रोहन चेक
deposited into bank. ठीक, ये दोनों बात तो मैं वही सेम कॉपी किया है। और 5 मई 2020 को बैंक से मैसेज आता है कि रोहन जी का चेक डिजॉनर हो गया। हाँ जी, चेक तो पहले सुना होगा, क्या डिजॉनर वर्ड सुना है? अगर बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो माइट भी कभी आपने ये वर्ड सुना होगा, नहीं तो जान लीजिए बिजनेस में ये वर्ड खूब यूज होता है, आता है। हालांकि हम चाहते नहीं कि ये वर्ड कभी आए, लेकिन आ जाता है कभी कभी। डिजॉनर का मतलब ये देखिए, ऑनर का क्या मतलब होता है? ऑनर का मतलब होता है प्रतिष्ठा, इज्जत, और ठीक उसका रिवर्स वर्ड होता है डिजॉनर्ड। इसका मतलब बेइज्जती। तो डिजॉनर ऑफ चेक वर्ड अगर आए तो इसका मतलब चेक की बेइज्जती हो गई। अब बताइए, चेक का ऑनर या डिजॉनर में ये कैसे होता है? तो यदि कोई चेक हमने बैंक में जमा कराया और वो इनकैश हो जाए, उसका पैसा मिल जाए, तो इसका मतलब चेक की इज्जत रख लिया आपने, दैट इज चेक ऑनर्ड हुआ। लेकिन अगर उसी का वैसा वैसा वर्ड यूज करे डिजॉनर्ड, तो इसका मतलब चेक की इज्जत नहीं रखी गई। दैट मीन्स कि उसको इनकैश नहीं किया जा सका, कोई कमी होगी चेक में, साइन मिसमैच होगा, कोई डेट मेंशन नहीं होगा, या अमाउंट बैंक में नहीं होंगे देने वाले के, वगैरह वगैरह, ऐसी कोई भी कमी होती है तो ऐसे में चेक वो इनकैश नहीं हो पाता। दिस इज कॉल्ड डिजॉनर ऑफ चेक। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिजॉनर ऑफ चेक। तो ये जो रोहन ने चेक दिया था 5 मई 2020 को पता चला कि वो चेक डिजॉनर्ड हो गया। लिखिए, रोहन्स चेक डिजॉनर्ड, यानी चेक, जैसे को कई बार हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बाउंस करना बोलते हैं, चेक बाउंस कर गया, इसका मतलब वो डिजॉनर्ड हो गया, उसका पैसा नहीं मिला। तब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो आइए इसकी हम लोग जर्नल एंट्री देखें ध्यान से। यही तो मेन कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखने वाली नई बातें हैं, अदरवाइज बाकी सबको तो आपने कैश की जगह सिर्फ बैंक फिट किया है। देखिए, मैं इसकी जर्नल एंट्री बना रहा हूं। पहले 2 एंट्री को तो आपने पढ़ लिया, इसलिए मैं फटाफट उसको लिख दूं। 2020 मई 1 को हमने क्या किया? चेक इन हैंड वर्ड में यूज करूंगा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट। ठीक, 12,000 एक एंट्री हो गई। फिर मई 3 बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 12,000। ठीक, एंड फिफ्थ को क्या एंट्री करेंगे? डिजॉनर के लिए। ध्यान दीजिएगा, डिजॉनर अगर होता है तो सिंपल उसका कॉन्सेप्ट होता है कि एंट्री को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, जैसे वो हुआ ही नहीं। तो देखिए ध्यान से, चेक इन हैंड तो कट गया, बचा आपके पास क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। इस तरह से रोहन ने अपना पेमेंट करके अपना, अगर कह सकते हैं तो जो उनकी पे लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी खत्म कर दिया। लेकिन डिजॉनर होने के कारण हम एंट्री को वापस करके ये सब खत्म करके हम कहते हैं कि नहीं, वापस तुम पे लायबिलिटी आ जाएगी। तो जो एंट्री आपने पेमेंट की उसको रिवर्स कर दिया जाता है। रिवर्स करने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बैंक डेबिट हुआ तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और रोहन, देखो ध्यान से देखिए, ये दोनों तो कट गया, खत्म हो गया, डेबिट क्रेडिट होके। अब बचा क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। हमने कहा ठीक, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या आएगा? उल्टा कीजिएगा तो रोहन अकाउंट डेबिट, फिर से तुमको हम डेटर बना दिए, फिर से तुमको देनदार बना दिए, टू बैंक अकाउंट। इसके लिए नरेशन जरूर लिख देते हैं, बीइंग चेक डिजॉनर।
बताइए समझ आई बात? यहाँ 12,000 क्लियर है? तो चेक आया, हाथ में रहा, फिर बैंक में जमा हुआ और डिजॉनर्ड हो गया। नोट कर लीजिएगा। आइए थोड़ा इसी एग्जांपल को मैं छोटा करके भी दिखा देता हूं। जैसे नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल था? 8 था ना, एक और लिखें। एग्जांपल 9 देखें। चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश ₹5,000। ठीक, 1/3/2020 और 4 मार्च 2020 को लिखा है सुरेश चेक डिजॉनर्ड। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर लिखा चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश इतना, और उसको हमने बैंक में कब जमा कराया ऐसा कोई डेट दिया ही नहीं है। तो अगर कोई नया डेट ना दिया हो बैंक में डिपॉजिट करने का, इसका मतलब अंडरस्टूड है, आप एज्यूम कर सकते हैं कि उसी दिन चेक जमा हो गया होगा। तो ये ध्यान से देखेंगे कि यदि उसके नीचे डिपॉजिट करने का डेट अलग दिया हुआ हो तभी चेक इन हैंड वाला बात लाएंगे, लेकिन अगर डिपॉजिट करने का डेट अलग नहीं दिया हो तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि सेम डे वो चेक डिपॉजिट भी हो चुका है। तो ऐसे में ध्यान से देखिए, मैं जो जर्नल एंट्री बनाऊंगा 2020 मार्च 1, बताइए पहला एंट्री का मैं क्या करूंगा? सीधा मैं लिख दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट करने का अलग डेट नहीं दिया है, तो मैं यहां अज्यूम कर रहा हूं कि सेम डे जमा हो गया होगा। जब तक अलग डेट ना दिया हो आपके क्वेश्चन में डिपॉजिट करने का, तब तक आप चेक इन हैंड वाला नहीं लाएंगे। नहीं तो बताओ ना कौन सा डेट में उसको डिपॉजिट करेंगे, वो तो पता ही नहीं, इसका मतलब सेम डे हो गया होगा। ठीक, और सीधा हमारे पास मार्च 4 को डिजॉनर्ड की एंट्री, तो यही हमने बोला सीधा रिवर्स करो, यही बचा हुआ है, तो रिवर्स क्या हो जाएगा? सुरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक टू सुरेश एक का डिपॉजिट का, और डिजॉनर का क्या किया? सीधा रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया हमने। बीइंग सुरेश चेक डिजॉनर्ड। बताइए समझ आया? तो एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि सेम डे डिपॉजिट दे सकता है, नेक्स्ट डे डिपॉजिट दे सकता है, और कोई डिपॉजिट का डेट ना हो तो एज्यूम करेंगे कि सेम डे डिपॉजिट हुआ। और डिजॉनर में हमेशा रिवर्स एंट्री पास की जाती है। ठीक है जी, तो यही थोड़ा सा एक मेन था, इसमें बच्चे की गलती होती है, इसको ध्यान से जरूर कर लेंगे। बाकी फिर इसके बाद एक दो एंट्री है, आसान है। आइए देखिए, एग्जाम्पल 10, एक में बोला सैलरी पेड बाय चेक, हो सकता है या नहीं? खूब होता है। तो जैसे ही चेक आ गया, बताइए इसकी एंट्री क्या बनाएंगे आप? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई भी एक्सपेंस है यदि चेक से पे हो रहा है तो निश्चित रूप से कैश की जगह क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल 11, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक। अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक अगर होगा, बैंक में पैसा वगैरह जमा करा होगा, इंटरेस्ट मिलेगा हमें, तो बताइए क्या लिखेंगे एंट्री? रिसीव्ड हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट आपका इनकम हो गया,
कैश में रिसीव करते तो कैश डेबिट होता था, यहाँ बैंक द्वारा हुआ है तो निश्चित बैंक टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि बैंक जो इंटरेस्ट देती है वो हमारे घर आके कैश में नहीं देती, वो क्या करती है बैंक में ही पैसा बढ़ा देगी, इसीलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट लिखते हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल यही होता है ना, यदि सेविंग में पैसा जमा करा है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या घर आके देती है कि हाँ ये लो भाई 500 रुपया आपका इंटरेस्ट आ गया, वो क्या करती है आपके अकाउंट में ही 500 रुपया एडिशन कर देती है, बढ़ा देती है, तो इसीलिए बैंक को ही मिला हुआ इंटरेस्ट, तो इसलिए एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है जी, इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 12 सीधा लिखा हुआ आपको मिल सकता है, बैंक चार्ज। भाई बैंक अपना हम लोग का अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसके लिए कोई चार्ज अगर लगाती है तो लिख देगा बैंक चार्ज, इसका मतलब अंडरस्टैंड किसने चार्ज लिया, बैंक ने लिया चार्ज। आपके पैसे आए होंगे या गए होंगे, तो निश्चित रूप से गए होंगे, और वो घर से आके कैश नहीं ले जाती, वो आपके अकाउंट से ही पैसा क्या कर लेती है, डिडक्ट कर लेती है, काट लेती है वहां से पैसा। तो इसीलिए बताइए इसकी एंट्री हम क्या लिखेंगे, एंट्री लिखेंगे बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो देखिए ये कुछ हमने एग्जांपल दिखाए हैं आपको, यही है मोटे मोटे तौर पे आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। इसी बेस पे जो भी आपके बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे वो सबकी एंट्री हो पाएगी। तो ध्यान से सारे एग्जांपल्स को देखेंगे और ऐसा कीजिएगा कि आपके बुक में आप ये हो गई नोटिस सबकी, तो देखिए आइए पहले लिखे, आइए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं होमवर्क। होमवर्क देखिए आपके बुक में पेज नंबर 9.27 पे कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की एंट्री दी हुई है। प्लीज आप सारे एंट्री को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर एग्जांपल देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स आएंगे तो जरूर आप अपने डाउट्स हमसे पूछेंगे। तो आइए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टू बी रीड, पेज नंबर 9.27। ठीक है, क्या चीज है इसमें, तो रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी दिक्कत आएगी आप मेरे से पूछेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। अभी आप ज्यादा नहीं कर सकते। इलस्ट्रेशन नंबर 13 और क्वेश्चन भी एक ही होगा आपका, क्वेश्चन का मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13, बस ये पहले कर लें। इसके बाद सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ओपनिंग एंट्री पे चर्चा करेंगे और भी छोटे छोटे टॉपिक है, फिर आगे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए होमवर्क में इलस्ट्रेशन 13 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है जी, तो आप अगली क्लास में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। आज हम लोग यही रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।